मुंशी प्रेमचंद का गबन एक यथार्थवादी उपन्यास है। इस उपन्यास का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन प्रेमचंद के एक विशेष चिंताकुल विषय से संबंधित उपन्यास है, जिसमें गहनों के प्रति पत्नी के लगाव का पति के जीवन पर प्रभाव दिखाया गया है। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्यम वर्ग का वास्तविक चित्रण किया गया है। आइए सुनते हैं इस उपन्यास के सारांश को। दीनदयाल जमींदार के मुख्तार थे और उनकी गांव में बहुत धाक थी। वह मध्यम वर्ग परिवार से थे, किंतु उनके यहाँ आर्थिक संकट नहीं था। उनके 3 पुत्र तथा 1 पुत्री जालपा उत्पन्न हुई, लेकिन 3 भाइयों के मर जाने के उपरांत जालपा अपने घर में अकेली रह गई। ऐसी स्थिति में माता पिता उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने में तत्पर रहने लगे। उसके पिता दीनदयाल जब कभी प्रयाग जाते तो जालपा के लिए कोई न कोई आभूषण अवश्य लाते। इस प्रकार जालपा का आभूषणों से प्रेम बाल्यावस्था से ही हो गया। एक बार बारिश के महीने में झूले पर झूलती हुई गांव की स्त्रियों और लड़कियों के मध्य एक बिसाती आ पहुंचा। जालपा ने एक चंद्रहार पसंद करके माता से उसे खरीदने के लिए कहा। माता के यह कहने पर कि 4 दिन में इसकी चमक धमक खत्म हो जाएगी, वहाँ उपस्थित बिसाती ने कहा, 4 दिन में तो बिटिया को असली चंद्रहार मिल जाएगा। जालपा के चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा उस समय और भी बलवती हो उठती है जब उसके पिता उसकी माता के लिए चंद्रहार लाते हैं। जालपा हार लेने की इच्छा व्यक्त करती है, लेकिन माता उसे संकेत में कह देती है कि तेरे लिए चंद्रहार ससुराल से आएगा। यह घटना जालपा के हृदय में चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा और तीव्र प्रतीक्षा उत्पन्न कर देती है। समय आने पर जालपा का विवाह दयानाथ के पुत्र रमानाथ से होना तय होता है। दयानाथ ईमानदार और सज्जन पुरुष थे। कचहरी के ऊपर की आमदनी की अनेक सुविधाएं होते हुए भी वह अपने 50 रुपये के वेतन से संतुष्ट थे और किसी से रिश्वत लेना बहुत बुरा समझते थे। परिणामतः धन की कमी के कारण रमानाथ को 2 महीने बाद कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अपने पुरुषार्थ से पढ़ने की लगन उसमें नहीं थी। वह 2 साल से बेकार बैठा था और अपने मित्रों की चीज़ें मांगकर आनंद करता और शतरंज खेलने में व्यस्त रहता था। दयानाथ अपने इस निकम्मे बेटे का रिश्ता लेने को विवश हो गए। दीनदयाल दयानाथ की सज्जनता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने दयानाथ को 1000 रुपये टीके में दिए। दीनदयाल के टीके को देखकर 50 रुपये मासिक पाने वाले कचहरी के क्लर्क दयानाथ ने 3000 के गहने बनवा लिए। दयानाथ की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने से ये जेवर ऋण लेकर खरीदे गए। बारात बड़ी धूमधाम से चढ़ी, फिर भी चंद्रहार न दिया जा सका। जालपा की चिर संचित चंद्रहार प्राप्त करने की लालसा पर पानी फिर गया और चंद्रहार के अभाव में जालपा व सहेलियों के लिए विवाह का कोई आनंद न रहा। एक सहेली शाहजादी ने जालपा को चंद्रहार प्राप्त करने के लिए पति के सामने मान करने का गुरु मंत्र सिखाया। दीनदयाल ने दयानाथ को विवाह में जितना रुपया दिया था वह सब नाच तमाशे नई गादी में खर्च हो गया। अतः धन के अभाव में दयानाथ सर्राफ के रुपए न चुका सके। इधर चंद्रहार न मिलने के कारण असंतुष्ट जालपा को संतुष्ट करने के लिए रमानाथ अपने धनवान होने की बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा और अपनी हैसियत को बढ़ाकर कहने लगा। 3 महीने बीतने पर एक दिन सर्राफ दयानाथ से अपने रुपए मांगने आया और यह वायदा करा कर ही हटा कि परसों रुपए की अदायगी हो जाएगी। ऋण को चुकाने के लिए दयानाथ, जागेश्वरी और रमानाथ में परामर्श हुआ और दयानाथ ने यह निश्चय किया कि जालपा के कुछ गहने सर्राफ को लौटा दिए जाएं, परंतु रमानाथ जालपा से गहने मांगने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वह जालपा से पहले ही अपने धनी होने की बात खूब बढ़ा चढ़ा कर कह चुका था और इस प्रकार गहने मांगने से उसकी पोल खुल सकती थी। ऐसी स्थिति में दयानाथ द्वारा छल किए जाने का विरोध करने पर भी रमानाथ जालपा के गहनों की चोरी करने की सोचता है। इसके लिए उसने भांग व मिठाई मंगवाई ताकि जालपा को रात्रि में नशे में चूर कर सके। अपनी योजना के अनुसार रमानाथ रात्रि में गहने चुराने का अवसर देखता रहा। जब जालपा प्रेमालाप करके सो गई तब रमानाथ चुपके से उसके गहनों की संदूकची लेकर दयानाथ के पास जा पहुंचा। इसी बीच जालपा ने अपने गहनों की चोरी का सपना देखा। रमानाथ ने पुनः लौटकर जालपा के मुंह से सपने में चोरी की बात सुनकर
चोर चोर चिल्ला उठा और जालपा गहने चोरी हो जाने से बहुत दुखी हुई। उसे गहनों के अतिरिक्त संसार में अन्य किसी वस्तु से प्रेम न था, क्योंकि वह बचपन से ही आभूषण प्रिय परिवार में पली बड़ी थी। वह खोई सी रहने लगी। आभूषण चोरी की घटना के बाद रमानाथ नौकरी ढूंढने लगा। उसकी मित्रता रमेश बाबू नाम के एक क्लर्क से थी, जिसके सहयोग से रमानाथ को म्यूनसिपैलिटी में चुंगी की नौकरी मिल गई। उसे 30 रुपया मासिक वेतन मिलता था और इसके अतिरिक्त कुछ ऊपर की आमदनी भी हो जाती थी। पति को नौकरी मिलते ही जालपा का स्वाभिमान जाग उठा और उसे आशा हो गई कि शीघ्र ही उसके नए गहने आ जाएंगे। इसी बीच गहनों की चोरी की घटना सुनकर जालपा की माता ने अपना चंद्रहार उसके पास भेजा, किंतु जालपा के स्वाभिमान ने पति की कमाई में ही गहने लेने की उचित समझी और माता के जेवर लौटा दिए। रमानाथ को अपनी नौकरी की आमदनी देखकर यह विश्वास हो गया कि जालपा के लिए शीघ्र ही गहने बनवा देगा, परंतु जब उसे जालपा द्वारा सहेलियों को लिखे गए पत्र से पता चला कि उसकी पत्नी गहनों के लिए बहुत व्याकुल है, तो उसने आभूषण उधार लाने का निश्चय किया। इससे पहले भी रमानाथ जालपा के लिए गहने खरीदने की बात कर चुका था, लेकिन रमेश बाबू के उपदेशों से वह खाली हाथ लौट आया था। अंत में रमानाथ ने गहने उधार लेने का निश्चय कर ही लिया। वह गंगू सराफ से गहने उधार ले आया, जिन्हें पाकर जालपा की खुशी का ठिकाना न रहा। रमानाथ के गहने की बात सारे सर्राफ में फैल गई और एक दिन एक दलाल चरणदास गहने लेकर रमानाथ के घर जा पहुंचा। जालपा की गलतफहमी के कारण कि गहनों के रुपए तो माताजी देंगी, 700 रुपये के 2 गहने उधार खरीद लिए गए। इस प्रकार झूठी आन और संकोच के कारण रमानाथ के ऊपर 1300 रुपये से भी अधिक ऋण हो गया। उधार के बोझ से रमानाथ प्रतिदिन चिंतित और परेशान रहने लगा। जालपा गहने पाते ही समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से सहेलियों में घूमने लगी और नए लोगों से मेलजोल बढ़ाना आरंभ कर दिया। सहेलियों के लिए पान, इलायची, जलपान आदि का सारा व्यय जालपा द्वारा किया जाने लगा। रमानाथ जालपा के साथ सिनेमा आदि देखने जाने लगा। एक पार्टी में सम्मिलित होने के लिए उसने साड़ी और घड़ी खरीद ली। रमानाथ और जालपा हाई कोर्ट के एक एडवोकेट के यहाँ पार्टी में गए। वहाँ जालपा का परिचय वकील साहब की पत्नी रतन से होता है। रतन को जालपा के कंगन बहुत पसंद आते हैं। वह रमानाथ को वैसा ही कंगन बनवाने के लिए 600 रुपये दे देती है। रमानाथ गंगू सर्राफ की दुकान पर जाकर कंगन की एक जोड़ी बनाने को कहता है। वह जोड़ी बनाने को तैयार नहीं होता है। रमानाथ ही सारी बातों को छिपाता रहता है। रतन अपने कंगनों के लिए बराबर मांग करती रही, परंतु रमानाथ उसके बनने में देर होने का बहाना करके टालता रहा। अंत में रतन को शंका हो गई और उसने कहा कि यदि कंगन नहीं बनते तो मेरे रुपए लौटा दो। रमानाथ रतन के रुपए चुकाने के लिए मित्रों से रुपए उधार मांगता है, लेकिन रुपए नहीं मिल पाते। रमेश बाबू रमानाथ को समझाते भी हैं कि मित्रों से रुपए के लेन देन का व्यवहार मनमुटाव उत्पन्न कर देता है। रुपए लौटाने के लिए रतन द्वारा दी गई मोहलत का अंतिम दिन भी आ पहुंचा, किंतु रमानाथ 600 रुपये एकत्रित न कर सका। उसी समय दफ्तर में चुंगी के हिसाब में आए कुल 800 रुपये को देखकर उसे इस समस्या के समाधान का एक उपाय सूझा। रुपए खजांची के पास जमा न कराकर वह देर तक हिसाब करने में लगा रहा और खजांची के चले जाने के बाद 800 रुपये की थैली घर ले आया। घर आकर उसने थैली जालपा को देते हुए कहा कि 800 रुपये की थैली ज्यों की त्यों रतन को पकड़ा दी। रमानाथ जब घूम कर लौटा तब उसे ज्ञात हुआ कि रतन को 800 रुपये की थैली दे दी गई है। वह उसे वापस लेने के लिए रतन के घर गया, लेकिन संकोचवश नहीं ला सका। अब रमानाथ बड़ी मुश्किल में फंस गया। वह सोचने लगा कि यदि कल रुपए खजाने में जमा न हुआ तो उस पर गबन का मुकदमा चलेगा और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उसने सवेरे कहार भेजकर रतन से रुपए मंगवाने का प्रयत्न किया, लेकिन रतन की थैली के अधिक रुपए अर्थात 200 रुपये ही भेज दिए। जालपा को रुपए मंगवाने का पता लग गया। रमानाथ को इतनी जल्दी ही रुपए मंगवाने के लिए कोसते हुए अपने पास 200 रुपये होने का संकेत देकर जालपा ने कहा कि मुझसे ले लिए होते। इसी बीच चरणदास का नौकर रमानाथ से आभूषण के रुपए मांगने लगा, जिसके कारण पिताजी के सामने ऋण का राज खुल गया।
दफ्तर जाते समय रमानाथ को जालपा ने 200 रुपये दिए। रमानाथ के पास 100 रुपये अपने थे और 200 रतन के यहाँ से मंगवाए गए थे। इस प्रकार दफ्तर के 800 में से 500 तो रमानाथ ने इकट्ठे कर लिए, परंतु शेष 300 का प्रबंध न हो सका। रमानाथ दफ्तर पहुँचते ही रमेश बाबू से मिले और उससे जेब से 300 रुपये के नोट गायब होने की बात कही। रमेश बाबू ने कहा कि रुपए कल जमा कर दो, वरना हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। रमानाथ शेष 300 रुपयों के प्रबंध के लिए रतन से मिलकर इस समस्या को सुलझाना चाहता था। रतन के घर से निराश लौटते ही उसने यह संकल्प किया कि सारी स्थिति जालपा को बताकर उससे गहने मांगकर उन्हें गिरवी रखकर रुपए जमा करा देगा। किंतु घर पहुंचते ही रमानाथ का दृढ़ संकल्प ढीला हो गया। उसने पहले की भांति रात को गहने चोरी कर लेने की सोची, पर उसके लिए उसका साहस न हुआ। प्रातःकाल उठकर वह रमेश बाबू के घर गया, पर वहाँ भी उसे सफलता न मिली। मार्ग में उसने निश्चय किया कि जालपा को एक पत्र लिखकर सारी परिस्थिति से परिचित कराएगा और उसके गहनों की मांग कर देगा। घर आकर रमानाथ ने लिखा, लेकिन देने का साहस न कर सका। उधर जालपा ने कुछ रुपए निकालने के लिए रमानाथ की जेब में हाथ डाला तो वह पत्र उसके हाथ में लग गया। रमानाथ ने पत्र को छीनने की कोशिश की, लेकिन जालपा से जीत न सका। जालपा के पत्र पढ़ने पर रमानाथ की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ, अतः वह तत्काल सीढ़ियों से उतरकर घर से बाहर चला गया और सीधा स्टेशन पर पहुंचकर कलकत्ता जाने वाली गाड़ी में बिना टिकट लिए बैठ गया। इधर जालपा पत्र पढ़कर सब कुछ समझ जाती है और अपने गहने बेचकर म्यूनसिपैलिटी में रुपए जमा करा देती है। गाड़ी में रमानाथ की भेंट एक बूढ़े देवीदीन से हो जाती है। देवीदीन रमानाथ का रेल खर्च देकर उसे अपने साथ कलकत्ता ले गया। वह नम्र और सहृदय व्यक्ति था। रमानाथ की असहाय अवस्था देखकर उसने उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। कोलकाता में उसकी सब्जी की दुकान थी, जिस पर प्राय उसकी बुढ़िया पत्नी काम करती थी। रमानाथ देवीदीन के घर ही रहने लगा, परंतु पुलिस के डर से वह दिन भर कहीं नहीं निकलता था। संध्या के समय वह एक वाचनालय में जाने लगा। एक दिन उसे अचानक रतन वाचनालय में दिखाई दी, पर वह उससे नहीं मिली। इस प्रकार 2 महीने और बीत गए। सर्दी के मौसम में सेठ किरोड़ीमल की ओर से भिखमंगों को कंबल बांटे जा रहे थे। वहां पहुंचकर मुनीम ने आग्रह कर उसे कंबल लेने को कहा, पर इस कार्य से उसकी जन्म जन्मांतर की संचित मर्यादा आहत हो उठी। उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह निश्चित रूप से कल काम की खोज में निकलेगा। दूसरे दिन रमानाथ ने गबन का हाल देवीदीन को सुनाया। देवीदीन पहले तो पुलिस से भयभीत हुआ, लेकिन यह सोच कर कई रुपए में बड़ा जोर होता है, उसने अपने भय पर विजय पा ली। देवीदीन ने रमानाथ को साथ लेकर घर जाने का विचार किया। रमानाथ पहले तैयार हो गया, पर बाद में मना कर देता है। उधर जालपा ने रमानाथ को ढूंढने के लिए शतरंज की एक पहेली छपवाई और उसका हल करने वाले को 50 रुपये इनाम देने की घोषणा की। एक दिन पुस्तकालय से लौटते समय रमानाथ ने कुछ युवकों को इसी शतरंज की पहेली के संबंध में बातचीत करते देखा। उसने उस पहेली की नकल कर ली और उसका हल निकालकर देवीदीन के हाथ उस अखबार के दफ्तर में भेजा जिसमें वह छपी थी। रमानाथ को उस हल पर 50 रुपये मिले। इन रुपयों से उसने चाय की दुकान खोल ली। पैसा हाथ में हो तो विलास सोचता है। इसी विलास के फेर में रमानाथ को बाहर निकलने को विवश कर दिया। वह प्रारंभ से ही पुलिस के भय से छिप छिप कर सावधानी और सतर्कता से रहता था, लेकिन एक दिन जब वह ड्रामा देखकर लौट रहा था तो पुलिस वालों ने उसे व्यर्थ ही भय के कारण अपनी नज़र से ओझल होते देखा। उसके इस संदेहास्पद आचरण के कारण पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और रमानाथ ने थाने में जाकर स्वयं ही म्यूनसिपैलिटी के सारे रुपए गबन करने की बात कह डाली। पुलिस वालों ने टेलीफोन द्वारा इलाहाबाद पुलिस म्यूनसिपैलिटी से बात की तो उन्हें पता चला कि रमानाथ चुंगी में मुंशी जरूर था, लेकिन उसने गबन नहीं किया, कारण जालपा ने रुपए जमा कर दिए थे।
पुलिस वालों ने रमानाथ को यह ज्ञात न होने दिया कि वह निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने उसे ऐसे समय पर पाया जबकि उसे एक मुकदमे में गवाही देने के लिए पढ़े लिखे अच्छे से आदमी की आवश्यकता पड़ रही थी। पुलिस वालों ने देशभक्त क्रांतिकारियों पर झूठा मुकदमा चला रखा था। उन्होंने रमानाथ को उसमें वादा मुआफ गवाह बनकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध अपना पढ़ाया हुआ बयान देने को कहा। रमानाथ पहले तो उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में जेल जाने के भय से तथा छूटने के मोह से पुलिस वालों की बात मानने को तैयार हो गया। देवीदीन और जग्गो ने रमानाथ को छुड़ाने का प्रयत्न भी किया, पर रमानाथ ने स्वयं ही कहा कि उसे जेल न होगी, केवल एक मुकदमे में शहादत देनी होगी। तब देवीदीन और जग्गो वहीं छोड़कर उसे चले गए। रमानाथ ने पुलिस का पढ़ाया हुआ बयान अदालत में दे दिया, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों को लंबी लंबी सजाएं हो गई। रमानाथ के इस व्यवहार से देवीदीन उससे घृणा करने लगा। रमानाथ की गिरफ्तारी से पहले जालपा ने रतन की सलाह से शतरंज को बिसात बनाकर समाचार पत्रों में प्रकाशित कर यह घोषित किया कि उसे हल करने वाले को 50 रुपये का इनाम दिया जाएगा। रमानाथ ने नक्शा भेर कर वह इनाम प्राप्त किया था, जिससे घर वालों को मालूम हो गया कि रमानाथ कलकत्ता में है। इसी आधार पर जालपा रमानाथ की खोज में कलकत्ता आई और प्रजामित्र समाचार पत्र, जिसमें शतरंज का नक्शा छपा था, इसके दफ्तर द्वारा रमानाथ का पता लगाकर देवीदीन के घर पहुंच गई। जालपा को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि रमानाथ एक झूठे मुकदमे में पुलिस का मुखबिर बन रहा है। वह देवीदीन के साथ लेकर रमानाथ से मिलने उसके बंगले पर गई, जहां पुलिस ने उसे ठहराया हुआ था। वहां पहुंचने पर उसे ज्ञात हुआ कि रमानाथ 15 दिन के लिए वह स्थान देखने गया है जहां वारदात हुई थी। रमानाथ को लौटते समय जालपा ने उसे मोटर में बैठे हुए देख लिया। उसने यह निश्चय कर लिया कि या तो रमानाथ से हाई कोर्ट में बयान बदलवा दूंगी या मैं स्वयं अदालत में जाकर सारी घटनाओं को सच सच बता दूंगी। जालपा ने उसे सारी स्थिति में से परिचित कराकर उसे अपना बयान बदलने को बाध्य किया। रमानाथ पहले तो तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह तैयार हो गया। पुलिस के अफसरों के धमकाने और उसे बढ़िया नौकरी दिलाने के लालच से जालपा के प्रयत्नों पर पानी फेर दिया गया और वह पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देने को तैयार हो गया। इसी बीच रतन अपने बूढ़े पति का इलाज कराने के लिए कलकत्ता आई। वकील साहब मृत्युशैया पर लेटे जान पड़ने लगे, पर रतन को आश्वासन दिलाते रहे कि वह ठीक होते जा रहे हैं। उन्होंने रतन को एक दिन रमानाथ का पता लगाने के लिए भेजा, पर पता न लग सका। इसी बीच रतन के वृद्ध पति की मृत्यु हो जाती है। दाह संस्कार के लिए उसके भतीजे मणिभूषण को बुलाया गया और रतन को लेकर मणिभूषण घर पहुंचा तथा धीरे धीरे सारा बागडोर अपने हाथ में ले लिया और मणिभूषण ने बंगला और मोटर बेच दिए गए। रतन के दिए सिर्फ कुछ रुपए, जिनसे उसने मकान किराए पर ले लिया। रतन क्रोध के आवेश में बिना कुछ सामान लिए जालपा के घर की ओर चली गई। रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी। जालपा भी रमानाथ का बयान सुनने आई और उसके बयान न बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रमानाथ को मन ही मन कोसने लगी। मुकदमे का निर्णय हो गया और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी होगी और अन्य को कारावास। उसने देवीदीन को दिनेश के घर का पता लगाने को भेजा। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के कारण रमानाथ के मन में अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई। एक बार वह पुलिस से मिले आभूषणों को लेकर जालपा के पास आया तो जालपा ने उसे घृणा से ठुकरा दिया और उसे बुरी तरह फटकारा। रमानाथ देवीदीन के घर से लौट आया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसे जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देनी चाहिए, लेकिन वह जज साहब के बंगले पर पहुंचकर भी लौट आया। वह जज साहब से कुछ कहने का साहस ही न जुटा सका। वस्तुतः रमानाथ पुलिस वालों के व्यवहार से ऊब चुका था और उसने उनके सामने बेढंगा व्यवहार किया। पुलिस वालों को यह समझते देर न लगी कि रमानाथ का यह परिवर्तित व्यवहार उसकी पत्नी जालपा के कारण है। कुछ मिजाज पुरसी करने की ज़रूरत होगी। रमानाथ को भयभीत कर दिया। उधर जालपा अपने पति के कार्य के पश्चाताप स्वरूप दिनेश की बूढ़ी माँ की सेवा करने लगी। रमानाथ को
काबू में करके पुलिस वाले निश्चिंत हो गए। उनका केस पक्का हो चुका था, फिर भी वह रमानाथ को हाई कोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का जादू डाला। वैश्या जोहरा को पुलिस वालों ने रमानाथ को चंगुल में फंसाए रखने के लिए कहा। रमानाथ वैश्या जोहरा से प्रेमलाप करने पर धीरे धीरे जालपा को भूलने का प्रयत्न करने लगा। एक दिन वह एक पुलिस अफसर के साथ मोटर में घूमने जा रहा था। मार्ग में पानी ले जाती हुई दीन मलिन जालपा को देखा। उसका हृदय जालपा की हालत जानने के लिए तड़प उठी। वह सोचने लगा कि कहीं देवी दीन ने जालपा को निकाल तो नहीं दिया। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जोहरा की सहायता ली और जालपा का पता लगाने को कहा। जोहरा भी रमानाथ से प्रेम करने लगी, अतः वह उनकी बात को अस्वीकार न कर सकी। जालपा का पता लगाकर वह 8 दिन बाद लौटी। इस बीच रमानाथ उसकी प्रतीक्षा करते करते परेशान हो गया। जोहरा ने जालपा से अपने मिलने की घटना सुनाई और बताया कि वह फांसी लगने वाले दिनेश के घर वालों की सेवा में लगी हुई है। जोहरा स्वयं उसके त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि उसने भी सदा रहन सहन अपना लिया। रमानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और दारोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा, देवीदीन और जग्गो से मिलने गया। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार निश्चय ही सारे रहस्य का भंडाफोड़ कर देगा। लौटते समय वह जज के बंगले पर पहुंचा। रमानाथ ने इस बार साहस कर जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करा दिया। इस सत्य के उद्घाटन के अनंतर हाई कोर्ट में फिर मुकदमा सुना गया और रमानाथ के बयान बदलने पर सारे कैदी रिहा कर दिए गए। यह देखकर पुलिस वाले रमानाथ के पीछे पड़ गए। उन्होंने उसे झूठी गवाही देने के अपराध में दंडित करने के लिए मुकदमा चलाया, लेकिन रमानाथ ने जज की सहानुभूति प्राप्त कर ली और उसे मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति प्राप्त करके रमानाथ अपने परिवार और रतन जोहरा व देवीदीन के साथ प्रयाग के एक गांव में बस गया। ये लोग अपने परिश्रम से खेती करके आजीविका चलाकर परोपकार करने लगे। समय व्यतीत होता गया और एक दिन रतन को इस देह से मुक्ति मिल गई। जोहरा भी कुछ समय उपरांत गंगा में डूबते हुए बच्चे और स्त्री को बचाने के फलस्वरूप गंगा में डूब गई। इस प्रकार रमानाथ बीते दिनों को याद करते हुए अपना जीवन यापन करने लगा।